तो हम लोगों ने सारे के सारे जो बेसिक लॉज होते हैं, ठीक है, गेशियस स्टेट्स के, वो तो पढ़ ही लिए हैं। तो एक बार हम लोग थोड़े से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो टोटल 2 पार्ट्स में देखो, मैं इस पूरी चीज़ को तोड़ूंगी। कुछ न्यूमेरिकल्स अभी और कुछ न्यूमेरिकल्स कल की क्लास में, ठीक है। याद रखना, आप चाहे कितनी भी थियरी पढ़ लो, कभी भी सवाल तुम्हें मेंस के पेपर में या फिर जो अच्छे सर के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें कभी भी ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि बताओ बोल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है। ये सब थोड़ी ना है यार तुम लोगों का मतलब पढ़ाई का स्तर। बेसिकली जो चीज़ें आपको पूछी जाएंगी वो कैसी रहेगी कि आपने जो पढ़ा है उस पढ़ी हुई चीज़ के ऊपर आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, न्यूमेरिकल्स आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ठीक है। ये सब रहने वाला है आपका कार्य। तो हम लोग अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, सबसे पहला सवाल जो चीज़ मैं तुमको अभी दे रही हूँ वो एक ग्राफिकल सवाल दे रही हूँ। बहुत ही फेमस है ये ग्राफिकल सवाल, और इसके जैसे क्वेश्चंस मेंस में बहुत बार आ चुके हैं या फिर इसके इक्विवेलेंट एग्जाम्स में आ चुके हैं। जैसे कि और आपको ये एक सवाल दिया है, पढ़ाते वक्त भी मैंने तुमको बताया था कि इस टाइप के सवाल तुम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, मैं बनाते वक्त क्योंकि मैंने क्वेश्चंस पहले से लिख कर नहीं रखे हैं तो मुझे क्वेश्चंस लिखने वाली प्रोसेस में भी देखो टाइम लगेगा। तो जो वीडियो है उसको अपने अकॉर्डिंग फास्ट फॉरवर्ड तुम कर लेना, ठीक है। अगर तुम्हें लगे कि बहुत स्लो है तो उसको फास्ट फॉरवर्ड कर लोगे, ठीक है। तो ये ग्राफ प्लॉट किया गया है 1/v वर्सेस प्रेशर के बीच में। ये एक मान लेते हैं ग्राफ आपको दिया है और ये मान लेते हैं आपको दूसरा ग्राफ दिया है। ये जो ग्राफ दिया है ये आपको दिया गया है कोई एक गैस ए के लिए, और ये जो ग्राफ दिया गया आपको दिया गया गैस बी के लिए। अच्छा, और इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है कि ये एंगल जो है ये 45 डिग्री का है, और ये जो एंगल है पीछे की तरफ ये कितने डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। अब इसमें जो तुमसे क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई है वो ये पूछी गई है, आपको यहाँ पे मोल्स उस गैस ए के कैलकुलेट करने हैं और वहाँ पे जो गैस बी है उसके मोल्स आपको देखो यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, और इन्फॉर्मेशन इतनी दी गई है कि यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखा गया है। और कितना मेंटेन किया हुआ है टेम्परेचर, 273 केल्विन। अब सवाल ये आता है कि मैक्सिमम टाइम हम में से मेजॉरिटी ऑफ लोग के दिमाग में पीवी इक्वल टू एनआरटी आती तो है, बट पीवी इक्वल टू एनआरटी में हम लोगों को ऐसा लगता है यार प्रेशर भी नहीं दिया, वॉल्यूम भी नहीं दिया, सिर्फ टेम्परेचर दे के मोल्स पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे। ग्राफ अगर आपको दिया है और ग्राफ की मदद से ही आपको याद रखना वो चीज़ फाइंड करने वाली होगी, ठीक है। किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे नहीं, ग्राफ से ही आप कोई ना कोई ऐसी एंटाइटी ढूंढोगे जिससे या तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा या फिर उस आंसर को पुट करके किसी एक्सप्रेशन में फिर आंसर मिलेगा, बट ग्राफ का ही हेल्प होगा। सबसे पहली चीज़ जो मैंने पढ़ाते वक्त भी बताई थी आप लोगों को, ये जो थीटा दिए हुए होते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स में, इनकी इंपॉर्टेंस होती है बहुत ज़्यादा। ये जो थीटा होते हैं इससे आप क्या निकाल सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो। जैसे पहले वाली जो गैस ए है, गैस ए के लिए मुझे थीटा कितना दिया हुआ है आप लोगों का 45 डिग्री। इसका मतलब अगर कोई मुझसे पूछेगा कि यहाँ पे स्लोप कितनी है इस पर्टिकुलर ग्राफ का, तो मैं ये कह सकती हूँ इसकी स्लोप होगी tan 45 यानी कि बोलो कितना 1 है ना, स्लोप tan थीटा होता है। और दूसरी इंफॉर्मेशन जो गैस बी के बारे में है वो दिया है कि मुझे थीटा की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री, और अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि स्लोप बराबर बोलो कितना होता है, तो tan 60 डिग्री कितना होता है √3। तो मुझे दोनों ग्राफ्स की स्लोप पता है, बट द फैक्ट इज ये स्लोप मुझे थीटा की मदद से पता है। लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछता कि अगर आपको मान लेते हैं ग्राफ बनाने को कहा गया होता, ठीक है, फ्रॉम पीवी इक्वल टू एनआरटी, आप ग्राफ क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी से ही तो बनाते हो, अगर आपको ग्राफ बनाने को कहा जाता तो आप कैसे ग्राफ बनाते। ध्यान से देखो, मेरा जो y फंक्शन है वो 1/v है, राइट। अच्छा, और जो मेरा x फंक्शन है वो क्या है, p है। मतलब मैं काम करती हूँ यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकती हूँ, p/nRT इक्वल्स टू 1/v। इक्वेशन को थोड़ा सा सजा के लिख दूँ तो दैट इट वुड बिकम 1/v इक्वल्स टू 1/nRT टाइम्स ऑफ p। तो तुम्हें ही लगता ये इक्वेशन, ये चीज़, ये 1/v मेरा y फंक्शन बन गया, जो p है ये मेरा x फंक्शन बन गया।
और कहने की नीड नहीं होनी चाहिए, इसके सामने में जो ये लिखा है ये m कोई और नहीं बल्कि ये m आप लोगों का क्या है, स्लोप है। इसका मतलब जब हम लोग 1/v और p का ग्राफ बनाते हैं तो जो स्लोप होती है वो स्लोप होती है 1/nrt। ये स्लोप होती ही है। ये कोई मैंने स्लोप का फॉर्मूला तुमको नहीं लिखवाया है। अगर तुम अपनी पुरानी नोट्स कॉपी को देखोगे तो हर ग्राफ के लिए स्लोप वेरी होती है। तो ऐसा आप रट नहीं सकते कि स्लोप का फॉर्मूला होता है 1/nrt या फिर nr/p या फिर nr/v। कोई रट्टा नहीं मारा जा सकता है, ठीक है। ये स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, वेरी करेगा, ठीक है। तो स्लोप का फॉर्मूला जो ये वेरी कर रहा है, इस फॉर्मूले का आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है। आपको जो ग्राफ दिया गया है उस ग्राफ को देखते हुए PV = nRT का उपयोग करते हुए एट अ टाइम वहीं पे तुरंत आपको अपना आंसर निकालना है। अब अगर मान लेते हैं मैं यहाँ से इस चीज़ को स्प्लिट कर देती हूँ, ठीक है। गैस A के लिए स्प्लिट कर दो तो, और एक बार इस इक्वेशन को स्प्लिट कर दो गैस B के लिए। तो गैस A के लिए ऑलरेडी आपको स्लोप दिया हुआ है 1 = 1/r। अब देखो मैंने कल तुमको कहा था R की वैल्यू क्या लोगे, तो टेम्परेचर केल्विन में है और ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि प्रेशर ATM में है क्या है। तो मान के चलो प्रेशर ATM में है, और गधे के जैसे R की वैल्यू को 0.0821 लेने से बेटर है आप वहाँ पे 1/12 लो, और ये हो गया आपका 273। अच्छा n आपका वैसे का वैसी, आपको मोल्स ऑफ A क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से मोल्स ऑफ A कितना आ जाएगा, 12/273, ठीक है। आंसर को पॉइंट में आप निकाल लीजिएगा, मैं फ्रैक्शन में छोड़ देती हूँ, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ से B का कोई पूछेगा तो B कितना हो जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ आपका मोल्स ऑफ B = वही घिसा पिटा आंसर 12/273, ये ऐसा आ जाएगा। और यहाँ से अगर कोई मुझसे मोल्स ऑफ B पूछेगा तो मोल्स ऑफ B बताओ कितना हो जाएगा, 12/273 √3। तुम चाहो तो इसको रैशनलाइज कर लेना, रैशनलाइज करके अपना आंसर निकाल लेना, है ना। अगर नहीं तो √3 की जो वैल्यू होती है 1.73, आप उसका इस्तेमाल करके 273 से मल्टीप्लाई करके आप फिर अपना आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। ये होगा आपका काम कुछ इस तरीके से। तो ये काम देखो तुम्हें करना होता है, थोड़ा ध्यान देना इस तरीके की चीज़ों के प्रति कि जब भी आप लोगों को ऐसा कुछ दिया जाए तो ये आता है। अब लेकिन यहाँ पे मिस्टेक सुन लो, अच्छा नॉट मिस्टेक नहीं सुन लो, यहाँ पे तुमको एक पते की बात बताई जाती है। इस पते की बात को अपनी कॉपी में कहीं तो नोट डाउन कर लो। इसको नोट डाउन करने से बहुत फ़ायदे होते हैं। ऐसे पते की बात ऑलरेडी आपको मैं मोल कंसेप्ट में कई बार बता चुकी हूँ, और शायद ये भी मैंने बताई होगी ही होगी, बट तुम्हारे पे मुझे ट्रस्ट नहीं है, पता चले भूल गए हो। तुम्हें याद होगा कि तुम लोगों को मैंने मोल कंसेप्ट में ये चीज़ बताई है कि जो आपका कन्वर्जन फैक्टर होता है, कन्वर्जन फैक्टर यानी कि बेसिकली AMU 1 AMU और Na ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, है ना। ये तुमको बता के रखा है। दूसरी पते की बात ये बताई है कि आप 0.0821 को अप्रॉक्सीमेटली कितना ले लीजिए करिए, 1/12 ले लिया करिए, है ना। अब जो तीसरा कंसेप्ट है वो ध्यान से सुनो कि मान के चलते हैं अगर आप 273 केल्विन पर हैं, जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है ये गैसियस स्टेट का, इसीलिए ये बताया जा रहा है। 273 केल्विन पर यदि आप हैं और अगर आपको कोई ये पूछे कि RT की वैल्यू कितनी होगी, मतलब R मतलब वो 0.0821 है ना, और आप लोगों का टेम्परेचर बराबर बोलो कितना 273। तो अगर तुम अपना थोड़ा सा कैलकुलेटर उठाओ और थोड़ा सा अपने हाथों की एक्सरसाइज करो और मल्टीप्लाई करके अगर आप चेक करो तो ये एक्सप्रेशन आता है 22.4। सोचो कितना अच्छा है, याद करने लायक है ना। मतलब आपको एग्जाम हॉल में दिमाग भी नहीं लगाना है कि आपको क्या करना है, सीधा 273 केल्विन देखा तो R और T को रिप्लेस कर दिया, किससे 22.4 से आपने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। बस यही कहानी है आपकी, सिंपल सी, इतना सा आपको याद रखना है। अब मैं ये वैल्यूज तुम लोगों को हजारों टेम्परेचर के लिए क्या रट्टा मारने को कह रही हूँ क्या, ऑब्वियसली नहीं। हजारों टेम्परेचर के लिए आप रट भी कैसे सकते हो, लेकिन फिर भी हम 273 केल्विन के लिए इसलिए रट रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही कॉमन आपका होता है, बराबर है, ठीक है। बस खत्म, ये सवाल डन। तो इस तरीके के ग्राफिकल क्वेश्चन से अगर कभी क्वेश्चन बना के पूछा जाए तो वो पूछा जाता है, तो इस फॉर्मेट में आप लोगों को यूजुअली पूछा जाता है। और भी सवालों के साथ बातचीत करेंगे, बट आगे नेक्स्ट सवाल में मूव करते हैं। जैसे कि आपको कहा गया
कि आपके एक प्रोसेस में आपने टेम्परेचर को क्या रख के रखा है, कांस्टेंट रख के रखा है, और आप लोगों का जो प्रेशर है, ठीक है, 1 मिनट यार, हाँ, और जो प्रेशर है उस पर्टिकुलर गैस का आपने प्रेशर को क्या कर दिया, 10% से इंक्रीज कर दिया, इज इंक्रीज्ड बाय 10%। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए परसेंटेज चेंज वॉल्यूम में कितना होगा। अभी मैंने तुमको ये सवाल कैसा दे दिया है, एकदम डायरेक्ट दे दिया मैंने तुमको ये सवाल, राइट। मैंने इस सवाल में कतई भी तुम लोगों को क्या नहीं करवाया, कोई फैंसी वर्ड इंक्लूड नहीं करवाए जिससे तुम कंफ्यूज हो जाओ। बट इस सवाल को इस तरीके से भी मॉडिफाई करके पूछा जा सकता था कि मान लेते हैं आपको क्या दिया जाता, बोला जाता कि आपके पास एक बलून है, ठीक है, उस बलून के अंदर एक गैस भरी हुई है, उस गैस के मतलब बलून स्पेरिकल शेप का, लो एक और आपको चीज़ मैंने ऐड कर दी, उसके अंदर एक गैस भरी है। फिर आप ये कह रहे हो कि आपने उस गैस को मान लेते हैं प्रेशर इंक्रीज कर दिया। अब वो ये पूछेगा कि बताओ कि जो बलून का साइज है, ठीक है, उसका वॉल्यूम में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ या परसेंटेज डिक्रीज हुआ, वो ये पूछेगा। या फिर वो ये पूछ सकता है कि जो बलून का एरिया है उस एरिया में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ या परसेंटेज डिक्रीज हुआ। बलून की जगह कल को कोई क्या कहते हैं उसको, वाटर ड्रॉपलेट का भी सवाल हो सकता था ये। तो बेसिकली जो सवाल तुमको इतना डायरेक्टली पूछ लिया गया है, ये इतना डायरेक्टली तुम लोगों को दिया नहीं जाएगा, ठीक है। ये किसी ना किसी शेप के फॉर्म में भी आपको क्या कर सकता है, पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा चीज़ों को क्या करोगे, याद रखोगे कि अच्छा आखिर है तो कंसेप्ट वही ना, परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज वाला। तो ज़्यादा उसमें तकलीफ लेने की खुद पर कोई तुम लोगों को आवश्यकता नहीं है। अब जैसे इस सवाल पे आते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर, ये देखते बराबर दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि ये बोयल्स लॉ का सवाल है। अगर बोयल्स लॉ का सवाल है तो ये तो सब दुनिया जानती है कि P1 V1 इक्वल्स टू क्या होता है, P2 V2 होता है। अब तुम्हें ये बोल रहा है कि प्रेशर को हमने 10% से इंक्रीज कर दिया। मुझको नहीं पता कि पहले प्रेशर कितना था, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो मैं मान के चलती हूँ कि लेट मेरे पास जो P1 है वो मान लेते हैं मेरे पास कितना है, P है। अब मैं ये कह रही हूँ कि मैं प्रेशर को 10% से इंक्रीज कर चुकी हूँ। तो जो मेरे पास नया प्रेशर आएगा, नया प्रेशर यानी कि जो P2 आएगा, वो क्या होगा, पुराना वाला प्रेशर प्लस उसका 10%। ये मैं तुम लोगों को बहुत ही ग्राउंड लेवल पर, जो आप बचपन में मैथमेटिक्स पढ़ते थे ना, वो बता रही हूँ, एकदम छोटे छोटे बच्चों के जैसे सिखा के दे रही हूँ। अगर इतना भी नहीं आता है कि आपने प्लस 10% ऑफ P कैसे लिखा, तो फिर मुझे नहीं लगता कि तुम इस लायक भी हो पढ़ाई करने के, ठीक है। तो वो लगता है, हो सकता है किसी को सुनने में बुरा लगे कि अरे ये कैसे बोल दिया, हमारी फीलिंग्स को हर्ट समझा के देना चाहिए, बट ये चीज़ समझाने लायक नहीं है। ये चीज़ें बेसिक मैथमेटिक्स में आती है जहाँ 7th और 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो। इट्स मीन आपके फंडामेंटल ही पूरे बेकार हैं, ठीक है। तो ये आ गया 1.1 P। तो मुझे पहले का प्रेशर पता है, मुझे बाद का प्रेशर पता है, ओके। मुझे स्टार्टिंग का वॉल्यूम नहीं पता, कोई बात नहीं। तो जैसे हमने P1 इक्वल टू P माना है, हम V1 इक्वल टू V मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। आपको V2 एक्चुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसने क्या कैलकुलेट करने को बोला है वो मत सोचो, लेकिन P1 V1 में P1 पता है, V1 पता है, P2 पता है, तो ऑब्वियसली V2 तो ढूंढना पड़ेगा। तो अगर मैं वैल्यूज को पुट कर दूं तो देखो ये चीज़ें कैसी हो जाएंगी, P मल्टीप्लाई बाय V। कहाँ पे पुट कर रही हूँ मैं चीज़ें, इस बोयल्स लॉ के एक्सप्रेशन में हम लोग यहाँ पुट कर रहे हैं, ठीक है। P इंटू V इक्वल्स टू P2 की जगह 1.1 टाइम्स ऑफ P मल्टीप्लाई बाय आपका V2। ये P और P कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अगर कोई तुमसे पूछेगा कि V2 आया कितना है, तो तुम इसको कह सकते हो कि V2 बेसिकली आपका आ गया है 10 टाइम्स ऑफ V अपॉन 11, ठीक है। ये मेरे पास V2 आया है। अब ये V2 कम आया है पहले के मुकाबले, कि पहले के मुकाबले ये ज़्यादा आया है, आपको ये बताना है। कोई बात नहीं, देखते बैठेंगे कम आया ज़्यादा है वो मत सोचो, आपको ये बताना है कि परसेंटेज चेंज वॉल्यूम में कितना हुआ। परसेंटेज चेंज निकालने से पहले वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ पहले वो तो निकाल लो। और चेंज निकालते वक्त ना प्लस माइनस नहीं देखते, मॉड्यूलस देखो सिर्फ उसका, ठीक है। सिर्फ आपको डिफरेंस देखना है। तो पहले वॉल्यूम कितना हुआ करता था V, और अब वॉल्यूम कितना हो चुका है आपका 10V अपॉन 11, यानी कि आपके पास अब
चेंज कितने का क्रिएट हो गया, चेंज क्रिएट हो गया V/11 का चेंज क्रिएट हो गया। अगर कोई तुमसे परसेंटेज चेंज कहने बोलेगा कि परसेंटेज चेंज बताओ, तो आप कैसे निकालोगे परसेंटेज चेंज? चेंज कितने का हुआ है डिवाइडेड बाय आपके पास वो चीज इनिशियली कितनी थी और मल्टीप्लाई बाय बोलो कितना 100, ऐसे ही करोगे। चेंज कितने का हुआ है V/11 का, इनिशियली वो चीज आपके पास कितनी थी V, और ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। तो ये चीज बेसिकली कितनी आ जाएगी 100/11 परसेंटेज। पॉइंट में आप चाहो तो अपना आंसर क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि यही सेम चीज आप लोगों को इस फॉर्मेट में पूछी जाए, आपको एरिया के फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है। तो जिस भी फॉर्मेट में पूछे हमको उसका आंसर रिपोर्ट करते आना चाहिए कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, कई लोग प्लस माइनस की भावनाओं में बह जाते हैं। चेंज का सिंपली मीनिंग होता है आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच में, और डिफरेंस जो होता है ना उसका मतलब ये होता है बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, ठीक है। ये होता है सिंपल से भाषा में डिफरेंस का मतलब। तो आपको वो डिफरेंस कैलकुलेट करना था। आप ये मत सोचना कि अरे यार करके ये तो मेरा वॉल्यूम निगेटिव आ रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये वैसा हो रहा है, वो मत सोचना। फालतू का वो सब ज़्यादा दिमाग लगाने की तुमको नीड नहीं है, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सवाल में। हो सकता है इस पूरे क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन के दौरान बीच में मेरे से कोई कैलकुलेशन एरर हो जाए, तो अगर हो जाए तो मुझे भी बता देना, और अगर हो जाए तो उसको ठीक कर लेना। ह्यूमन एरर्स हो सकती हैं, पॉसिबल है। पहले से मैं कहीं सॉल्व करके तुम्हें जस्ट लिख कर नहीं बता रही हूँ क्योंकि। अच्छा अब देखो, एक बहुत ही बच्चा छाप सवाल लेते हैं। जैसे हम लोग आपसे ये पूछा गया, एक मिनट कहाँ चला गया, what will be the minimum pressure, what will be the minimum pressure, ठीक है, required to compress 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एट 1 bar to 200 डेसीमीटर क्यूब एट 300 डिग्री सेल्सियस। सवाल को पहले तुम खुद के लेवल पर अच्छे से समझ लो क्या है। आपको ये बोला जा रहा है कि आपके पास एक गैस है, जिस गैस का वॉल्यूम आपको कितना दिया है 500 डेसीमीटर क्यूब। 500 डेसीमीटर क्यूब का मतलब बेसिकली, डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है लीटर। 500 लीटर की आपके पास एक एयर है जिसका करेंटली प्रेशर आपको 1 bar दिया है। कल मैंने तुम लोगों के ग्रुप में एक इमेज शेयर की थी जिसमें ये बताया था कि 1 bar वगैरह वगैरह कन्वर्जन फैक्टर, वो इसी सब चीज़ों के लिए बताया क्योंकि बहुत ज़रूरी है अब ये सब बातें, ठीक है। अच्छा आप चाहते हो कि जो वॉल्यूम है, मतलब जो गैस का पहले वॉल्यूम 500 लीटर था वो अब 200 लीटर में हो जाए। इट मीन्स दैट अगर आपकी गैस को आपको 500 लीटर से 200 लीटर में कन्वर्ट करना है तो डेफिनेटली गैस को दबाना पड़ेगा, कंप्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा अब वो गैस का कंप्रेशन आप कितने टेम्परेचर पे कर रहे हो, वो बोल रहा है कि 300 डिग्री सेल्सियस पे हम ये कर रहे हैं। तो इसका मतलब उस पूरे कंप्रेशन के प्रोसेस के दौरान ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर आप कैसा मेंटेन कर रहे हो, कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हो। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हो, इसका मतलब ये बॉयल्स लॉ का सवाल है। अगर ये बॉयल्स लॉ का सवाल है तो तुम जानते हो, बोलो क्या होता है, P1 V1 इज इक्वल्स टू बोलो क्या P2 V2। क्या तुम्हें पहला वाला प्रेशर पता है? बिल्कुल पता है, कितना 1 bar। अच्छा क्या तुम्हें पहले वाला वॉल्यूम पता है? बिल्कुल 500 लीटर। क्या तुम्हें नया प्रेशर पता है? यार वही तो कैलकुलेट करना है। और V2 नया वाला वॉल्यूम दैट इज 200। तो जो नया वाला प्रेशर आएगा दैट वुड बी 5/2 यानी कि 2.5 बार। ये रहा तुम्हारा आंसर। अब सुनो, कई लोग क्या करते हैं, जो आपको यूनिट दी हुई होती है ना 1 bar, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो कोशिश करते हैं कि चलो यूनिट को लीटर एटीएम में या न्यूटन में या डाइन में या पास्कल में किसी दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर लें। कोई नीड नहीं है कन्वर्ट करने की इस बार। क्यों नीड नहीं है? क्योंकि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में प्रेशर की यूनिट बार रख रहे हो तो राइट हैंड साइड में भी तो आप प्रेशर की यूनिट बार ही रख रहे हो ना। ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि राइट हैंड साइड में एक अलग यूनिट है, लेफ्ट हैंड साइड में एक अलग यूनिट है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ आप एक ही यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप न्यूमरेटर में और अगर आप डिनोमिनेटर में एक ही यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हो, सेम यूनिट यूज कर रहे हो, तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। हाँ ये चीज गलत है कि लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम लीटर में रखा गया है और राइट हैंड साइड में वॉल्यूम मान लेते हैं मिलीलीटर में रखा गया, तो ये गलत है ना। अगर आप दोनों साइड या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों तरफ सेम ही यूनिट का प्रयोग कर रहे हो तो ये चीज फिर आप लोगों की
गलत नहीं कहलाती है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, तो इस तरीके के बेसिक बेसिक सवाल रहते हैं और कुछ भी नहीं रहता है, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, उसमें कहीं पे भी तुम लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से सुनो। इसी सवाल को एक और फॉर्मेट में आपसे पूछा जा सकता है, बट उस फॉर्मेट में घुसने से पहले हम कुछ दूसरी चीज़ों पे भी बातचीत कर लेते हैं। वो दूसरी चीज़ें क्या है? जैसे मान लेते हैं आप लोगों को सवाल दिया गया है कि एक टेम्परेचर है एक गैस का, ठीक है, मुझे वो गैस का नाम वगैरह नहीं बताया गया है, बस इतना बोला गया है कि उस टेम्परेचर ऑफ उस गैस को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। मतलब पहले जितना भी टेम्परेचर रहा होगा उस टेम्परेचर से अब वो जो टेम्परेचर है वो अब उसके मुकाबले बोलो कैसा है, डबल है। इनिशियली जो गैस थी उसका जो प्रेशर था वो कितना था, 1 atm था, ठीक, इज एट 1 atm प्रेशर। अब आपको सवाल ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, या फिर मैं सिंपल इतना बोलूँ, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन प्रेशर, नॉट वॉल्यूम, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन प्रेशर। अब सवाल ये है कि इसको करेंगे कैसे। तो सबसे पहले आप सवाल को रीड करिए और आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि वहाँ पर आप लोगों का कांस्टेंट क्या है। ये गैसियस स्टेट की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है टू आइडेंटिफाई व्हाट इज कांस्टेंट। तो जब आप देखोगे तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट है, क्योंकि बोला जा रहा है कि टेम्परेचर डबल कर दिया है। इसका मतलब क्वेश्चन वाला साफ साफ आपसे ये कहना चाह रहा है कि जो T1 है, ठीक है, वो मतलब जो T2 है वो ट्वाइस ऑफ T1 है। समझ रहे हो, ऐसा क्वेश्चन वाला कह रहा है। अच्छा, इनिशियल प्रेशर उसने आपको P1 कितना दिया हुआ है, 1 atm दिया है, और परसेंटेज चेंज निकालने के लिए आपको P2 पता होना बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी अभी ऊपर देखो ये न्यूमेरिकल लिया था परसेंटेज चेंज का, बट बात आती है कि इस क्वेश्चन को देख के समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कांस्टेंट है, कुछ बोला नहीं गया है। तो अब आप समझ जाइए कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर को वेरी कर रहा है तो ये अज्यूम करके चलिए कि ज़रूर इस सवाल में किसको कांस्टेंट लिया गया होगा, वॉल्यूम को कांस्टेंट लिया गया होगा। अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट लिया है तो बोलो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट लिया जाता है तो फॉर्मूला बन जाता है आपका P1 अपॉन में T1 इक्वल्स टू कितना, P2 अपॉन में T2। याद आ रहा है ये सारी चीज़ें। P1 कितना है, 1 atm, T1 को T1 ही रखते हैं, P2 को P2 ही रखते हैं, बट T2 बोलो क्या है, ट्वाइस ऑफ T1। समझ रहे हो? तो यहाँ से P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये निकल के आ जाएगी आप लोगों की कितनी, 2 atm। अब आपको ये बताना है कि प्रेशर में कितने का चेंज हुआ। तो जैसा मैंने ऊपर बताया था कि अगर आपको परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है प्रेशर का, तो कैसे आप परसेंटेज चेंज का प्रेशर का कैलकुलेट करोगे। न्यूमरेटर में आपको चेंज आखिर हुआ कितने का ये रखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में आपको इनिशियल प्रेशर की वैल्यू रखनी पड़ेगी मल्टीप्लाई बाय 100। तो पहले प्रेशर 1 atm था, अब 2 atm हो गया। इसका मतलब चेंज कितने का हुआ, 1 का। पहले भी बोलो इनिशियल प्रेशर कितना था, 1 था, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्रेशर पूरा का पूरा 100% हुआ है। इवन पता है इस सवाल को ओरली भी किया जा सकता था। ओरली देखो कैसे किया जा सकता है, मैं वो भी बता देती हूँ। इतनी बड़ी कैलकुलेशंस करने की आपको नीड नहीं पड़ती है ना, ये सब चीज़ें मेंटली आप कर सकते हो। ओरली देखो इस सवाल को कैसे करते। हम सब जानते हैं कि जब मैडम आप कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हो तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब ऐसा नहीं है कि P इज प्रपोर्शनल टू 2 टाइम्स ऑफ T। मतलब अगर प्रेशर की स्टोकियोमेट्री 1 है तो टेम्परेचर की स्टोकियोमेट्री भी 1 है। अब पहले टेम्परेचर T था और अब टेम्परेचर 2T हो गया है, तो आपको क्या ये नहीं दिख रहा है कि आपने टोटल कितने का चेंज कर दिया, डायरेक्ट आपने कितने का चेंज कर दिया, 100% का चेंज आ गया ना। 1 से आप 2 में चले गए, पहले आपको 100 मार्क्स आते थे, अब आपको 200 मार्क्स आने लगे, तो आपने 100 की इंक्रीमेंट की, राइट। तो साफ साफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो टेम्परेचर में जो चेंज हुआ है वो 100% चेंज हुआ है। अब क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्रेशर में भी इंक्रीमेंट हो रहा होगा, और ऊपर से प्रेशर की स्टोकियोमेट्री भी 1 है, टेम्परेचर की भी स्टोकियोमेट्री 1 है। तो अगर टेम्परेचर का चेंज 100% है तो प्रेशर का भी चेंज बोलो कितना होगा, 100% ही होगा। समझ रहे हो ये चीज, ऐसा ये ऐसा आता है। अगर मान लेते हैं इमेजिन, ये मैं इमेजिन बोल रही हूँ, इमेजिन वर्ड मैं जब भी बोलूँ इसका मतलब वो मेरी काल्पनिकता है, उस चीज को समझना। इमेजिन अगर ये रिलेशनशिप आप लोगों का लेट
ये रिलेशनशिप आप लोगों का ऐसा कुछ होता। इससे क्या शिक्षा मिल रही है कि प्रेशर की स्टोकियोमेट्री 1 है और टेम्परेचर की स्टोकियोमेट्री 2 है। इसका मतलब क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ P/2 इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब जो भी टेम्परेचर में चेंज हो रहा होगा प्रेशर उसका आधा चेंज कर रहा होगा। तो अगर मैं ये कहूंगी कि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है 100% का, तो प्रेशर में बोलो कितने का हो रहा होगा 200% का। ये इस एक्सप्रेशन को देखकर है ना। तो ये क्वेश्चन ओरली भी सॉल्व किया जा सकता था विथ इन अ सेकेंड, बट कैसा है ये सारी चीज़ें ओरली और साथ ही साथ में थियोरेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं ये दोनों ही आपको पता होनी चाहिए। अगर दोनों पता है तो तकलीफ नहीं होती, अगर नहीं पता है तो फिर तकलीफ हो जाती है। अगर लेट से ओरली वाली टेक्निक नहीं पता है तो कम से कम थियोरेटिकली तो कर लो, और हो सकता है कि चैप्टर खत्म होते होते तुम अपनी खुद की कुछ टेक्निक्स बना लो जो मुझे भी नहीं आती है ना। हर पर्सन एक दूसरे पर्सन से डिफरेंट होता है। जैसे अब एक और सवाल पे हम लोग मूव करते हैं, इस सवाल को सीखते हैं कि यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है। ये एक अच्छा सवाल है, थोड़ा सा इसमें आपको नहीं रखो, इसको अभी नहीं उठाते, ये एक्चुअली में बाद में करेंगे। इसको अगर अभी किया, ये एक छोटा सा सस्ता लेवल का जो सवाल है इसको देख लो। एक गैस है इनिशियली एट 1 atm प्रेशर, अगेन एक गैस आपको दी गई है, उसका इनिशियल प्रेशर आपको दिया गया है। बोला जा रहा है कि आपको गैस को क्या करना है, कंप्रेस करना है। ठीक है, अच्छा कंप्रेस करके आपको उसको उसके इनिशियल वॉल्यूम के 1/4 ले आना है। ठीक है, मतलब पहले वॉल्यूम अगर 100% था तो अब वॉल्यूम बेसिकली कितना हो रहा है बोलो 25%। 1/4 का मतलब तो 25% ही होता है ना। तो बेसिकली हम 25% पर लेकर आ रहे हैं किस चीज को, आपके वॉल्यूम को। किसको लेकर आ रहे हैं, 25% पे लेकर आ रहे हैं किसको, वॉल्यूम को। समझ रहे हो? अच्छा अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, ध्यान से सुनेंगे। मतलब 1/4 मैं इस क्वेश्चन को ओरली करके दिखाती हूँ और एक बार इस क्वेश्चन को तुम लोगों को पूरा थियोरेटिकली भी करके दिखाती हूँ। टेम्परेचर के बारे में यहाँ कोई बातचीत नहीं की गई है, इसका मतलब मान के चलिए टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट, और जब टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट रहता है तो प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स में रिलेशनशिप चलता है। इट मीन्स दैट कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, या फिर अगर प्रेशर को घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। समझ रहे हो? तो सबसे पहली चीज क्वेश्चन को आप आइडेंटिफाई करो। क्वेश्चन में कंप्रेस किया जा रहा है, कंप्रेस मतलब दबा रहे हैं आप गैस को, दबा रहे हो गैस को, इसका मतलब पर्टिकुलर केस में आपकी गैस में वॉल्यूम कम कर रहा है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इससे ये तो समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो जरूर प्रेशर बढ़ रहा होगा। अब जब तुम JEE का एग्जाम दोगे तो वहां पे 4 ऑप्शंस होंगे। 4 ऑप्शंस में आप सबसे पहले उन ऑप्शंस को रूल आउट कर देना जहां पे आपको प्रेशर डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है 1 atm से। समझ रहे हो? मतलब पहले का प्रेशर अगर 1 atm है तो क्वेश्चन साफ साफ समझ में आ रहा है इस कंडीशन को देखकर कि जो भी प्रेशर होगा, वो जो भी प्रेशर होगा P2, वो जो भी होगा वो ग्रेटर देन 1 atm होगा। इक्वल टू 1 atm नहीं हो सकता और लेस देन 1 atm नहीं हो सकता। तो जिन भी ऑप्शंस में आपको इक्वल टू 1 atm दिख रहा है या जिन भी ऑप्शंस में आपको लेस देन 1 atm दिख रहा है उनको तो आप पहले ही रूल आउट कर दो। तो आधी समस्या तो देखो हमारी ऐसी ही सॉल्व हो जाती है। और मैं बता दूं, तुम कभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखोगे ना तो कई बार सवाल ऐसे ही सस्ते आते हैं कि 3 ऑप्शन तो वैसे ही रूल आउट हो गए बिना सॉल्व किए, चौथा ऑप्शन अपने आप आ जाता है। समझ रहे हो? तो उसमें सॉल्व करने की भी नीड नहीं है। अच्छा अब मान लेते हैं आपके पास ऐसे 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको बताना है कि दोनों ही ग्रेटर देन 1 atm वाले हैं, तो कौन सा करेक्ट हो। तो बिना सॉल्व किए इसको कैसे करोगे? आपके पास जो भी इनिशियल वॉल्यूम था उस इनिशियल वॉल्यूम के कंपेयर में अब आपका जो वॉल्यूम है बोलो वो कितना हो चुका है, 1/4 हो चुका है। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर आपका वॉल्यूम पहले 100% अगर आपका वॉल्यूम था तो अब आपका वॉल्यूम बोलो कितना हो गया, 25% वॉल्यूम पे आ गए हो तुम। ठीक है, यानी कि 75% आपने वहां पे वॉल्यूम में क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। 75% आपका वॉल्यूम क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। आप 1/4 तक आ गए हो। तो तुम तो जानते हो कि वॉल्यूम और प्रेशर का कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स। तो यानी कि अगर वॉल्यूम में 1/4 का डिक्रीमेंट आया है तो जरूर आपका जो प्रेशर रहा होगा उस प्रेशर में क्या आया होगा बोलो, उसमें 4 टाइम्स का इंक्रीमेंट आया होगा। यानी कि अगर कोई क्वांटिटी 1/4 से डिक्रीज हो रही है तो ये महाशय 4 टाइम्स से इंक्रीज हो गए। यानी कि पहले प्रेशर अगर 1 atm था तो अब बोलो प्रेशर बोलो कितना होगा, 4 atm। सो आंसर वुड बी व्हाट, 4 atm। ये इसका आंसर है।
तुम्हें लग रहा होगा अरे मैडम इतनी मेंटली काम करने से अच्छा तो हम थियोरटिकली निकाल लेते। मैं इस चीज को मेंटली कुछ सेकंड्स में कर लेती। हो सकता है तुम लोग क्योंकि फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो इसलिए तुम्हें टाइम लग रहा है, बट जब तुम खुद कोशिश करोगे ना इस तरीके से काम करने की तो डेफिनेटली तुमको भी कम टाइम लगेगा। अब बात आती है कि स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देने की, तो देखो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन भी मैं दे देती हूँ, मेरे को वो भी आता है। कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है? टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट है, यानी कि अगेन वही घिसा पिटा फॉर्मूला P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। पहला वाला प्रेशर आपका कितना है? P है, मानकर चल, सॉरी 1 atm है, नॉट P है। इनिशियल वॉल्यूम आपको नहीं पता तो आप इनिशियल वॉल्यूम को V मानकर चलिए। फाइनल प्रेशर P2 आपको नहीं पता। हाँ, वॉल्यूम V2 के बारे में आपका क्या कमेंट है? अब आपका जो नया वाला वॉल्यूम है वो पुराने वाले वॉल्यूम का 1/4 है, यानी कि मैं ऐसा लिख सकती हूँ V और V कट गया, यहाँ से P2 बराबर बोलो कितना आ गया? 4। सो दिस इज माई आंसर। देखो दोनों तरीके से 4 ATM आ रहा है, खत्म है ना। बस एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे P और V के बीच में जो स्टोक्योमेट्री है ना दोनों की 1 है। इतना स्टोक्योमेट्री का गेम तुम्हें खेलते आना चाहिए। पता चल रहा है कि कल को कोई एक आर्बिट्रली इमेजिनरी आपको कोई एक्सप्रेशन दे दिया गया और उस एक्सप्रेशन में यहाँ पर 2 लिख दिया गया तो फिर चीज़ें काफ़ी हद तक बदल जाएंगी। और उसमें तो मैं तुमको यही सजेस्ट करूंगी कि फालतू इस तरीके के डायरेक्ट करने वाले चक्कर में आप कृपया करके ना पड़े, और ऐसे केस में आप क्या करिएगा, अपना पूरा सिस्टमैटिकली क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलो अब एक और ग्राफ वाले सवाल में हम लोग मूव करते हैं। 2-3 थ्योरी वाले सवाल कर लिए, अब एक ग्राफ वाले सवाल में आ जाओ। याद रखना ग्राफ वाले सवाल तुम लोगों के पास बहुत सारे आएंगे। आपको ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, एक ग्राफ है ये, यहाँ पे मान लेते हैं वाई एक्सिस पर आपने प्लॉट किया हुआ है log v, 1 मिनट, यहाँ पे आपने प्लॉट किया है log v, एक्स एक्सिस पे आपने प्लॉट किया है log t, और आपको टोटल 3 कर्व्स दिए हैं। ठीक है, 3 गैसेस के लिए दिए हैं। ये पहली गैस के लिए दिया है मान लो 1 कर्व, या आपकी दूसरी एक गैस है उसके लिए ये 1 कर्व दिया है, या आपके पास एक तीसरी गैस है उसके लिए ये 1 कर्व दिया है ना। और ग्राफ में यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वैल्यूज लिखी हुई होंगी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.3, यहाँ पे लिखा है 0 और यहाँ पे लिखा है 0.48। ऑब्वियस है कि निगेटिव वाई एक्सेस में जा रहे हो तो माइनस लिखा होगा, बट हम लोगों को माइनस साइन कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, माइनस साइन या प्लस साइन तो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, या फिर इंक्रीज या डिक्रीज को इंडिकेट करता है, प्रॉफिट और लॉस को इंडिकेट करता है, तो हम मॉड्यूलस के साथ काम करेंगे। ठीक है, ओके। थ्योरी क्या है इस क्वेश्चन की, मतलब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या डेटा है क्या नहीं है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर का है फिलहाल, तो ये क्वेश्चन जो तो देख के ही समझ में आ रहा था कि V और T के वर्सेस का ग्राफ है, मतलब प्रेशर जरूर क्या रहा होगा, कांस्टेंट। अच्छा, अब कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पे आपको दिया गया है 0.0A21 ATM, बढ़िया है, R की वैल्यू भी इतनी होती है। और इस तरीके से कांस्टेंट प्रेशर पे ये 3 ग्राफ्स आपको प्लॉट करके दिए गए, जैसे कि मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। आपको A के मोल्स निकालने हैं, B के मोल्स निकालने हैं और C के मोल्स निकालने हैं। तो तुम ना वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, क्योंकि फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। तो याद रखना मोल्स निकालने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आपको उस पर्टिकुलर ग्राफ का स्लोप और आपको उस पर्टिकुलर ग्राफ का वाई इंटरसेप्ट पता होना चाहिए, है ना। चलो, तो ये फिलहाल कैसे पता चलता है किसी भी ग्राफ का कोई स्लोप या कोई वाई इंटरसेप्ट, कोई रटा रटाया फॉर्मूला है क्या? नहीं, कोई रटा रटाया फॉर्मूला नहीं है। एक बेसिक एक्सप्रेशन है PV इक्वल्स टू nRT। इस एक्सप्रेशन को हमको ग्राफ को देखकर क्या करना पड़ता है, अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना पड़ता है। जैसे कि इस ग्राफ में बोला जा रहा है log V और log T, और मेरे एक्सप्रेशन में तो मुझे कहीं log नहीं दिख रहा है, तो भैया जी आपको log लेना पड़ेगा। अगर आप log लोगे तो आपको देखो कुछ इस तरीके की चीज देखने को मिलेगी, समझ रहे हो, जिसमें से ये बात तो हम जानते हैं कि log V को हमने y पे प्लॉट किया है, log T को हमने कहाँ पे प्लॉट किया है, x पे प्लॉट किया है, और ऑब्वियस है कि फिर ये बची हुई क्वांटिटी आपकी क्या हुई, स्लोप हुई। तो इसका मतलब सॉरी वाई इंटरसेप्ट हुई, नॉट स्लोप हुई। तो बेसिकली ये ग्राफ तुम्हें इस फॉर्मेट का नहीं दिखता है, भले ही यहाँ पे स्लोप कुछ दी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे स्लोप कुछ नहीं है, मतलब आपकी स्लोप बोलो क्या है, 1 है ना। ये स्लोप बराबर बोलो क्या है, 1 है, मतलब सभी लोग थीटा बराबर कितना बना रही होंगी, 45 डिग्री। बोला नहीं गया बट अपन ने बात कर ली। अब बात आती है वाई इंटरसेप्ट की। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को देखकर साफ साफ समझ में आ रहा है
कि इस क्वेश्चन का जो y इंटरसेप्ट है वो y इंटरसेप्ट है log NR अपॉन P, और मुझे ढूंढने भी क्या है, मुझे मोल्स ढूंढने हैं। तो मोल्स अगर मुझे ढूंढने हैं तो मुझे R पता होना चाहिए, मुझे P पता होना चाहिए, और मुझे y इंटरसेप्ट पता होना चाहिए। तो अगर तुम ग्राफ को ऑब्जर्व करोगे तो आप लोगों को y इंटरसेप्ट दिया है। गैस ए के लिए y इंटरसेप्ट आपको कितना दिया है 0.3, गैस बी के लिए 0 और उसके लिए 0.48 आपको y इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, है ना। अच्छा, अब बस y इंटरसेप्ट की वैल्यूज यहाँ पे आप पुट कर दीजिए और वैल्यू पुट करके आंसर निकालिए। तो मैं 0.3 के लिए निकालती हूँ, ठीक है, पहले वाले के लिए 0.3 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा log n। अब बताओ r की वैल्यू क्या होती है 0.0821, और कांस्टेंट प्रेशर भी बोलो कितना मेंटेन किया है। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत, ये लो कट गया, है ना। कितनी अच्छी बात है कि जो आप लोगों को वैल्यू दी गई है वही ऊपर नीचे वो दोनों वैल्यूज कट गई। तो बेसिकली यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ 0.3 इज इक्वल्स टू लॉग आपका n। हाँ, अब बात आती है कि अब मेरे को तो n निकालना था, अब मैं यहाँ से n कैसे निकालूं, तो ये एक समस्या आ गई आप लोगों के सामने। तो अब यहाँ क्या करें, तो यहाँ पे और फिर से आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, है ना। आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग। तो इस लॉग की बेस क्या होगी 10। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा यहाँ पे n कितना है तो मैं सिंपल कहूँगी 10 की पावर में 0.3। अब सुनो, कैलकुलेटर तो हमारे पास होता नहीं है एग्जाम हॉल में, बट भगवान ने बेसिक बुद्धि दी हुई है। बेसिक बुद्धि हमें ये कहती है कि अगर लॉग बेस 10 हो और यहाँ पे 2 लिखा हो, मतलब बेसिकली अगर log 2 की वैल्यू मैं बेस 10 में निकाल रही हूँ तो वो 0.3010 होता है। इसका मतलब आपका ज़रूर यहाँ पे n की वैल्यू क्या रही होगी, ज़रूर यहाँ पे n की वैल्यू आपकी 2 रही होगी, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड में y इंटरसेप्ट कितना है 0.3 मोल्स आए। तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे आंसर रिपोर्ट कर दिया। अदरवाइज होगा कैसा, आप पेपर में अपने एग्जामिनर से आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको क्या दे, वो आपको 10 की पावर 0.3 की वैल्यू दे, तो वो आपको नहीं देगा और आप फिर बोलोगे यार मेरा आंसर तो किसी नीचे दिए हुए ऑप्शन से मैच ही नहीं कर रहा है। तो यार बेसिक बुद्धि दी है ना भगवान ने, इस बेसिक बुद्धि का प्रयोग करो ना। ध्यान रखना, जहां पे वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे आपको हमेशा एग्जाम में वैल्यूज दी जाएंगी, बट अगर कहीं नहीं दी है इसका मतलब वो बिना वैल्यू दिए भी वो क्वेश्चन निकाला जा सकता है। आप नहीं निकाल पा रहे हो ये बात अलग है, ठीक है, समझ लेना। अच्छा, अब अगर मैं गैस नंबर बी के लिए आ जाऊं तो y इंटरसेप्ट उसके लिए कितना दिया हुआ है 0, और उसके लिए भी वही सेम सिचुएशन आएगी, बोलो क्या log बेस 10 n। अब बताओ log में मतलब n की मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिसकी वजह से आंसर 0 आ जाए। तो हम सब जानते हैं कि log 1 कितना होता है 0, तो इसका मतलब जरूर n की वैल्यू कितनी रही होगी आपकी 1 रही होगी, सॉरी। सी के लिए अगर बात करें तो यहाँ दिया है 0.48, मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया है कि आप माइनस साइन को काइंडली इग्नोर करिए। अब n की ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पे रही होगी जिसके लिए आपका आंसर 0.48 आया है, तो यहाँ पे आपके पास हुई होगी जरूर वैल्यू 3, ठीक है। ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि log 2 0.3010 होता है। आपको ये याद होना चाहिए कि जो log बेस 10 होता है वो 0.471 के आसपास होता है। ये सारे डेटा अगर तुमको याद रहते हैं तो जो सवाल तुम्हारे सामने आता है उस सवाल के साथ आंसर निकाल लेना या उसका आंसर कैलकुलेट करके दे पाना वो बहुत ही आसान और बच्चा छाप काम हो जाता है। फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होती। अगर आप उसमें ऐसा रखोगे कि हमें ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ें ही नहीं आती हैं और लेकिन हाँ हमको आंसर लाना है, तो फिर वो काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये थ्योरेटिकल सवाल ले लेते हैं। आपको टेम्परेचर दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस और आपको जो प्रेशर दिया गया है वो 1 atm प्रेशर आपने मेंटेन किया है। आप लोगों की जो गैस है, ठीक है, उस गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है, उसको मैं ले लेती हूँ V0, और उसके बाद बोला जा रहा है कि उसका गैस का वॉल्यूम बताइए क्या होगा अगर हम लोग टेम्परेचर को 177 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं और अगर हम लोग वहां पे ले जाने के बाद प्रेशर को भी चेंज कर देते हैं और प्रेशर को 1.5 atm करते हैं। अब देखो ये एक अच्छा सवाल है। यहाँ पे एक स्टूडेंट कैसा हो जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो क्यों कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम रेक्टिफिकेशन के थ्रू प्रोसीड करता है, इस वजह से। यहाँ पे आपको पहले टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया था,
प्रेशर आपको 1 atm दिया था, यानी कि आपको बेसिकली T1 दिया हुआ है और आपको P1 दिया है। आपको पहला वाला जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो पहला वाला जो आपका वॉल्यूम है वो आपको V0 दिया हुआ है, ठीक है, दिया है। अब आपको ये बोल रहा है कि नया वाला जो टेम्परेचर है वो 177 है, यानी कि T2 दिया है, और जो नया वाला प्रेशर है वो आपको कितना दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है, राइट, ओके। अब वो ये पूछ रहा है व्हाट विल बी, क्या लिखा है, व्हाट विल बी इट्स, अच्छा इट्स के बाद का मैं वॉल्यूम खा गई हूँ। अब आपसे वो नया वाला वॉल्यूम पूछ रहा है। इसका मतलब इस पूरी प्रोसेस में प्रेशर भी चेंज हो रहा है, इस पूरी प्रोसेस में टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, इस पूरी प्रोसेस में वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। यार अगर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों चीज़ें चेंज हो रही हैं तो फिर यहाँ पे कौन सा लॉ लगाओगे? ना चार्ल्स लॉ, ना बोल्स लॉ, ना यहाँ पे गेलो-साइक्स लॉ। फिर क्या करें? तो दिमाग का प्रयोग करें। कैसा? PV इक्वल टू NRT, ये किस दिन काम आएगी? तो देखो, जैसे हम जानते हैं PV इक्वल्स टू NRT में जो चीज़ें कॉन्स्टेंट होती हैं आप उन्हें काट दीजिए करिए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना तो प्रेशर कांस्टेंट दिया है, ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट बोला है, ना तो टेम्परेचर कांस्टेंट बोला है। इसका मतलब ऑब्वियस है कि मोल्स और आर ही आपके सिर्फ इस क्वेश्चन में कांस्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर काटापीटी के बाद मुझे ये समझ में आता है कि PV अपॉन T बराबर कांस्टेंट है। अब इस PV अपॉन T बराबर कांस्टेंट से मैं दो कंडीशन क्रिएट करूंगी। पहली कंडीशन कहलाएगी P1 V1 अपॉन T1, दूसरी कंडीशन कहलाएगी P2 V2 अपॉन T2। तो यहाँ से देयरफॉर मेरे पास फॉर्मूला बन गया P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। ये बन गया फॉर्मूला, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या चीजें कांस्टेंट दी हैं, सबसे पहले ये आपको एनालिसिस करनी है। उसके बाद अगर फॉर्मूला दिमाग में नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला अपना तुमको खुद क्रिएट करना है, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे तुम्हें पहला वाला प्रेशर कितना दिया हुआ था, पहला वाला प्रेशर आपको दिया हुआ है 1 atm, तो यहाँ 1 आ गया। पहला वाला वॉल्यूम आपको V0 दिया है। अब बात आती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर देखो केल्विन में ही आप पुट करोगे, ठीक है। तो पहला टेम्परेचर कितना दिया था 27 को अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करूं तो ये चीज हो जाती है 300 केल्विन। और P2 आपको कितना दिया हुआ है ऊपर क्वेश्चन में 1.5 atm है ना, तो इसको मैं लिख देती हूँ 15/10, समझ रहे हो। V2 आपको ढूंढना है अपॉन में T2, टेम्परेचर कितना दिया है 177 को अगर केल्विन में कन्वर्ट करें दैट वुड बी 450। क्या हो जाएगा 15 1 सा 15 3 सा, राइट। ये देखो ये पूरा एक्सप्रेशन कट गया, तो यहां से V2 आपका कितना निकल के आया V0 के बराबर ही आ गया। मतलब जितना प्रेशर इनिशियल था उतना ही सेम प्रेशर आपको बाद में भी मिला। इट मीन्स दैट नो चेंज इन वॉल्यूम। मैंने आई थिंक प्रेशर बोल दिया, सॉरी, ठीक है। नो चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो ये कुछ सवाल थे जो तुम लोगों को बेसिकली आने ही चाहिए अगर तुम काम कर रहे हो गैसियस स्टेट में तो, और अगर नहीं आते हैं तो फिर गड़बड़ी वाली सिचुएशन हो जाएगी। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट सवाल तुम लोगों को दिया गया है, उसमें तुम्हें बेसिकली मैं ग्राफ प्लॉट करने को कह रही हूँ, ठीक है। मैं जो नेक्स्ट सवाल तुम्हें दूंगी उसमें तुम लोगों को बेसिकली ग्राफ प्लॉट करना है। बट ग्राफ प्लॉट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि एक सवाल तुमको और दिया जाए, उस सवाल को तुम पहले थ्योरी वाला करो फिर ग्राफ केस में आते हैं, क्योंकि ग्राफ में कैसा होता है बेसिकली समझाना पड़ जाता है काफ़ी ज़्यादा। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़रूरी है। देखो इस क्वेश्चन में एक ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है जो इस पूरे क्वेश्चन का काम करने का बेसिकली तरीका ही बदल दे रही है पूरी तरीके से। अब यही सेम इंफॉर्मेशन जब तुम पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हें ऐसी ही इंफॉर्मेशन के ताक में रहना है, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये बताया तो जाता नहीं है। आपको अपनी स्वयं बुद्धि का प्रयोग करना है, और बुद्धि का प्रयोग करते हुए आपको ये डिटेक्ट करना होता है कि वहां पर क्या हो। अब जैसे इस क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग के 3 शब्द हैं, इस 3 शब्द को ही अगर तुम ध्यान से देखो सुनो तो तुम ये पाओगे कि वहां पे एक वर्ड लिखा है ओपन कंटेनर, है ना। वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है, बोलो क्या, ओपन कंटेनर। ओपन कंटेनर और क्लोज्ड कंटेनर अगर कहीं कुछ मेंशन नहीं किया है तो आप मान कर चलिए कि क्वेश्चन क्लोज कंटेनर का है, राइट। और अगर मान के चलते हैं कि ओपन कंटेनर लिख के दिया है तो फिर आप ओपन कंटेनर के साथ ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे।
तो ओपन कंटेनर होने से इस सवाल में फ़र्क क्या पड़ता है, बल्कि इसी के जैसा मैं तुम्हें और भी सवाल करके दिखाऊंगी जिसमें तुम ये चीज़ पाओगे कि आप लोगों का गैस सिलेंडर लीक हो गया तो बताओ कितने मोल्स ऑफ गैस बाहर भाग गई वगैरह वगैरह। तो ये वन ऑफ द उस कैटेगरी और सवाल में जाने से पहले उसका एक छोटा सा आप लोगों के सामने क्या है, ट्रेलर है। ओपन कंटेनर वाले सवालों में एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, वॉल्यूम और प्रेशर ये दोनों चीज़ें कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, इतना तो मानते हो। क्योंकि अगर आप ओपन कंटेनर रख रहे हो तो जो भी आपके कंटेनर के अंदर मटेरियल माल मसाला रहता है वो बेसिकली आप लोगों का क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो रहा है ना, वेपराइज हो रहा है, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा नहीं। और जैसे जैसे ज़्यादा वेपर्स बन रहे हैं तो ऑब्वियस है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपका चेंज हो रहा होगा। तो बेसिकली जब हम लोग ओपन कंटेनर की बात करते हैं तो ओपन कंटेनर में आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि प्रेशर और वॉल्यूम ये दोनों क्वांटिटीज आपकी कांस्टेंट नहीं होंगी, ये चेंज हो रही होंगी। अच्छा, तो ऑब्वियस है कि अब क्या करें, तो ऐसे में आप एक बात ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के सवालों में आपको बहुत ही ध्यान से डिटेल एनालिसिस देखना पड़ता है कि आखिर क्या कब कैसा हो रहा है। तो ओपन कंटेनर वाले पे मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, बट राइट नाउ ओपन कंटेनर्स के लिए एक सिचुएशन जो हमेशा वैलिड होती है वो होती है ये N1T1 इक्वल टू N2T2। ये बस तुम्हें याद रखना है, खत्म। अब इस कंडीशन का उपयोग तुम यहाँ पे करो, जैसे कि यहाँ पे आपको 300 केल्विन दिया गया है, इसका मतलब आपको इनिशियल टेम्परेचर दिया है पहला वाला, दैट इज T1। अब कैलकुलेट द टेम्परेचर बोल रहा है, इसका मतलब वो आपसे T2 पूछ रहा है। अब बोल रहा है कि आपने उसको हीटिंग इस तरीके से की कि स्टार्टिंग में जितने भी मोल्स थे है ना, उसमें से 1/3 पार्टिकल्स आपके भाग गए। मतलब स्टार्टिंग में अगर मैं x मोल्स मानकर चलती हूं तो आपके पास अब कितने मोल्स भाग गए, आपके 1/3 मोल्स भाग गए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऐसा अगर मैं मान के चलूं कि इनिशियली मैंने x मोल्स कंसिडर किए हैं तो कितने मोल्स आपके एस्केप हो गए, एस्केप मतलब भाग गए। आप बोल रहे हो 1/3 ऑफ इनिशियल x/3। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूंगी कि अब आपके पास कंटेनर में कितने मोल्स रिमेनिंग हैं, तो आप कहोगे रिमेनिंग मोल्स के लिए ये आएगा एक्सप्रेशन मैडम, बराबर। तो आपको ये पता चल गया कि इनिशियल मोल्स यानी कि N1 आपके पास कितना है, और आपको ये पता चल गया कि अब आपके पास मोल्स कितने हैं। बस इस एक्सप्रेशन में तुमको वैल्यूज पुट करनी है, तो कितना हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 300 केल्विन इक्वल टू N2 यानी कि 2x अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाय T2। x गया, 3 इंटू ये हो गया आपका 150 और 150 इंटू 3 यानी कि 450 केल्विन। ये आपका टेम्परेचर है। मतलब कि टेम्परेचर को 300 केल्विन से आपने कितना इंक्रीज कर लिया होगा, 450 केल्विन तक आप लेकर चले गए होगे, तब जाकर आप लोगों का क्या हुआ है बोलो, वो 1/3 मोल्स आपके क्या हो गए, भाग गए। ठीक है, ये हुआ है बेसिकली। ठीक है, आपने क्या किया है, 1/3 मोल्स आपके कैसे भाग गए, जब आपने टेम्परेचर को 300 से 450 केल्विन पे लेके गए। अब इसी सेम क्वेश्चन में एक और सब क्वेश्चन आपका बनाया जा सकता है। बोलो क्या बनाया जा सकता है, इससे एक सवाल ये बनाया जा सकता है कि बताइए परसेंटेज इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना किया गया। मतलब अगर आपको उतने मोल्स ऑफ गैसेस को भगाना है तो उतनी मोल्स ऑफ गैसेस को भगाने के लिए आपने परसेंटेज को कितने से, टेम्परेचर को कितने परसेंटेज से इंक्रीज किया। तो अभी ऑलरेडी ऊपर तुम लोगों को मैं 2 मतलब बता चुकी हूँ परसेंटेज वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो अब तक तो तुम लोगों को ये पैटर्न रट गया होगा कि राइट। तो क्या है बताओ, ये चीज ये हो जाएगा 450 300 यानी कि कितने का डिफरेंस, 150 का। पहले 300 था मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये तो बेसिकली 1/2 है। 1/2 यानी कि 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 50% से टेम्परेचर को क्या किया गया है, आप लोगों का इंक्रीज किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं तुम लोगों को देखने को मिलती हैं किसमें, आप लोगों के गैसियस स्टेट के क्वेश्चंस में। ये तो अभी जो मैंने फिलहाल तुम लोगों को क्वेश्चंस दिए, ये बहुत ही बच्चा छाप क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो कठिन है।
ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है जो अभी फिलहाल तुम लोगों का कठिन है। अच्छा, अब अगर एक और चीज में अपन आते हैं, देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो जो मैंने ऊपर नोट्स लिखवाए थे ना, कहाँ गए, यहाँ पे आपको उसको इंक्लूड करना है। जगह छोड़ी थी क्या? चलो नहीं छोड़ी है जगह, वापस से एक बार लिख लेते हैं हम लोग नोट्स को। ये आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में बताया नहीं है, इसलिए मैं फिर से बता देती हूँ। देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी सब जानते हैं, है ना। मान लेते हैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आपके पास गिवन है। अरे यार एक मिनट, ठीक है, आप मानकर चलो कि आप 1 मोल के लिए ये काम कर रहे हो। मोल्स बराबर आपके पास कितना है? 1। तो ऐसे में आपके पास एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा? एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ऐसे में एक्सप्रेशन आपके पास देखो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन टर्न आउट हो जाएगा पीवी इक्वल्स टू कितना? आर टी बराबर, ये आ जाएगा आपके पास एक्सप्रेशन। ठीक है, बढ़िया है। अगर मैं पूछूंगी यहाँ से आर क्या है, तो तुम आर के लिए कहोगे पीवी डिवाइडेड बाय टी, राइट। अब प्रेशर क्या होता है? बचपन में 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, फोर्स अपॉन एरिया। और वॉल्यूम के बारे में तुम लोगों को मैंने अभी कब बताया था? रिसेंटली, अच्छा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले क्लास में बताया है। नहीं भी बताया तो 8वीं कक्षा में तुमने पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो यार 10th तो पढ़ के आए हो ना, है ना। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया मल्टीप्लाई बाय व्हाट? आप लोगों का लेंथ। ये एरिया आप लोगों का कट गया, तो न्यूमरेटर में देखो क्या क्रिएट हुआ? फोर्स मल्टीप्लाई बाय आपका एल, अपॉन में बोलो क्या क्रिएट हुआ? टेम्परेचर। अब तुम जब 10th में थे तब तुमको ये चीज सिखाई गई होगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नथिंग बट इट इज अ वर्क डन। तो यानी कि अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि आर एक्चुअली है क्या, तो हम लोग यूजुअली आर को किस नजरिए से आज तक देखते आते थे? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के नजर से हम देखते आते थे। बट तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हारा नजरिया बदल गया? क्या तुम आर को अब ये लिख सकते हो कि आर इज नथिंग बट आर इज आप लोगों का वर्क डन पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। और इस तरीके की सवाल आप लोगों को कहाँ पूछे जाते हैं? असर्शन रीजनिंग में पूछे जाते हैं। ठीक है, जब असर्शन रीजनिंग के सवाल आते हैं ना कि द यूनिट ऑफ आर इज इतना, है ना, और उसके बाद फिर नीचे रीजन दे देगा कि ये, तो हम बोलेंगे यार आर की जो वैल्यू उसने यहाँ लिख कर दी है 8.314 जूल पर मोल कैल्विन, ये यूनिट का इस वर्क डन वाले से क्या रिलेशनशिप? तो ये रिलेशनशिप है। ये जूल किसकी यूनिट होती है? एनर्जी और वर्क डन की ना। तो इसीलिए देखो यहाँ पे आपके पास क्या है? आर के पास 8.314 है। समझ रहे हो ये चीज कैसे ली जा रही है? तो सवाल देखो बहुत ही इजी रहेंगे, आपको बस पढ़ते आना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। देखो आपको ये बोला गया है कि ये आप लोगों के पास एक इंजन है, इंजन में एक पिस्टन लगा हुआ रहता है। आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में, फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो, बट उतना डिटेल में नहीं रहता ये सब इंजन, बट एक पिस्टन लगा हुआ रहता है ना, जो ऊपर नीचे होता है। अच्छा, अब वो ये बोल रहा है कि इस इंजन के अंदर में जो पहले प्रेशर था, मतलब जो इनिशियल प्रेशर था, वो था आप लोगों का 1 atm। और उसके बाद जब हम लोगों ने इंजन के अंदर, जब हमारा जो फ्यूल है, जैसे हम लोग जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो जो फ्यूल होता है वो इग्नाइट होता है ना, तो जब वो इग्नाइट हुआ तो जो प्रेशर हो गया वो हो गया 9.5 atm हो गया, राइट। अच्छा, अब वो ये बोल रहा है कि बताओ कि जब आप लोगों ने फ्यूल नहीं जलाया था, ठीक है, जब आपका जो फ्यूल है जब नहीं जला था, तो उस वक्त जो वॉल्यूम था, ठीक है, अनइग्नाइटेड स्टेट पर, जब आपने इंजन के अंदर के फ्यूल को नहीं जलाया था, तब 410 ml उसका वॉल्यूम था। जब फ्यूल जल गया, ठीक है, जब फ्यूल जल गया तो ऑब्वियस है फ्यूल के जलने के बाद कुछ ना कुछ वॉल्यूम में चेंज आया होगा। तो पूछ रहा है कि वॉल्यूम आपका कितना है। तो सबसे पहले तो आप ये मान के चलेंगे, क्योंकि टेम्परेचर को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसका मतलब टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट। टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट है मतलब P1 V1 इक्वल्स टू बोलो कितना? P2 V2। साफ साफ बोल रहा है 1 atm, उसके बाद वॉल्यूम बोलो कितना? 410, P2 कितना? 9.5, V2 मुझे ढूंढना है, तो बेसिकली 4100 डिवाइड बाय 95 ml, दिस इज माय V2 वॉल्यूम। कि फ्यूल के जलने के बाद जो इंजन है उसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना हो चुका है? इतना हो चुका है। ये आप लोगों का सवाल रहेगा, ठीक है, बराबर है, ओके।
आगे देखते हैं एक और सवाल। अभी मैंने तुमको लास्ट क्लास में कहा था कि एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को अपने